सुबह के 3:30 बज रहे हैं। दुबई मरीना अपार्टमेंट 1403। राशिद पानी पीने के लिए उठे थे, लेकिन एम्बुलेंस की आवाज से अपनी बालकनी में आते हैं और नीचे एम्बुलेंस की रेड और ब्लू लाइट्स में पैरामेडिक्स उनकी बिल्डिंग में जा रहे हैं। और अभी वो हैरत से देख ही रहे होते हैं। अभी वो समझना ही चाह रहे थे कि पैरामेडिक्स उनकी बिल्डिंग में क्यों आ रहे हैं कि उन्होंने देखा कि वो किसी को बाहर ला रहे हैं, सफेद कपड़े से ढका हुआ मुकम्मल। राशिद साहब कुछ परेशान हो जाते हैं, आखिर कौन थे ये। सुबह 7 बजे का वक्त है। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, बिल्डिंग रेसिडेंट्स, अफसोस की बात है अपार्टमेंट 1404 के जावेद अंकल कल रात हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1404। राशिद ने अपना डोर नंबर देखा, 1403, यानी मेरे पड़ोसी बिल्कुल बगल में एक ही दीवार शेयर करते थे। राशिद अपने हॉलवे में परेशानी के आलम में खड़े हैं। जावेद अंकल को देखा तो था 5-6 बार, कभी लिफ्ट में, कभी पार्किंग में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम तो होता था, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होता था। न पूरा नाम पता था, ना फैमिली के बारे में कोई जानकारी थी, कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं, कहाँ काम करते हैं, इस तरह का कोई फैमिली टर्म्स भी नहीं था। और अब इनका इंतकाल हो गया। राशिद की वाइफ बेडरूम से बाहर आती हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो ट्रैफिक बहुत हो जाएगी। राशिद उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारे पड़ोसी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी बीवी रुकती हैं, ओ अंकल 1404, हाँ मैसेज देखा था, सो सैड। वैसे आप रेडी हो जाइए, आज तो आपकी प्रेजेंटेशन भी है। अब राशिद परेशानी के आलम में वहीं खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। अपने आप से वो पूछते हैं, मुझे जनाजे में जाना चाहिए? और फिर अपनी ये बात वो अपनी वाइफ से शेयर करते हैं, तो उनकी वाइफ कहती है, क्यों, आप उनको जानते भी तो नहीं थे, और वैसे भी आज आपकी इंपॉर्टेंट ऑफिस मीटिंग है। लेकिन राशिद का दिल नहीं मान रहा था। उनके पड़ोसी जस्ट 3 फीट दूर, और उनको पता भी नहीं कि जनाजा में शरीक होना चाहिए या नहीं। ये कहानी फिक्शनल हो सकती है, लेकिन अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन बिल्कुल रियल है। हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिन लोगों के साथ दीवार शेयर करते हैं उनके नाम नहीं जानते, और जब वो इंतकाल कर जाते हैं हम फ्रीज हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए, क्या कहूँ, क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी कितनी है, और इस तरह के सवालात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िक्र मौत में एक बार फिर खुशामदीद, जहां हम मौत की याद से दोनों जहान में कामयाबी के लिए एक्शन ओरिएंटेड और पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का सलीका सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अजीज साथियों, आज मैं आपसे जो चीज शेयर करने जा रहा हूँ, मैं उसको नेबर्स डेथ रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कहता हूँ, यानी NDRP। ये एक कंप्लीट इस्लामिक फ्रेमवर्क है जो मैंने तैयार किया है मॉडर्न अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में पड़ोसी की वफात हैंडल करने का। इस प्रोटोकॉल के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट राइट्स हायरार्की, कि किस पड़ोसी क्या है और किसकी कितनी जिम्मेदारी है। दूसरा पार्ट 3 फेज रिस्पॉन्स, कि आप फौरन क्या करेंगे, जनाजे में क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। और तीसरा पार्ट रेडीनेस सिस्टम, कि क्राइसिस से पहले तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जनरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लोग इससे नाबलद होते हैं, लेकिन आप सब ये देख रहे हैं कि ये टेस्ट आज नहीं तो कल हमें फेस करना ही है, और तब आप जानते होंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। या फिर आप भी राशिद की तरह होंगे जो सुबह 7 बजे अपने हॉलवे में परेशान खड़े होकर ये सोचते हैं कि चैट जीपीटी से पूछें कि क्या करना है, या फिर गूगल से कि पड़ोसी के जनाजे में जाना जरूरी है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नेबर्स डेथ रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल में पहला पार्ट है राइट्स हायरार्की। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये कि पड़ोसी की तारीफ क्या है, सिर्फ बगल वाला या पूरी बिल्डिंग। इसमें मैं आपको एक क्लासिकल जवाब बताता हूँ, और वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मंसूब किया जाता है कि उनसे किसी ने पूछा कि पड़ोसी कौन है, तो उन्होंने कहा 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं। और इसे अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने नकल किया है। अब मॉडर्न दौर में इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप 40 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं और हर फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट्स हैं, तो आपके कितने पड़ोसी होंगे। लेकिन इससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल सही है कि पड़ोसी की अहमियत कितनी है, या इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि पहले के लोग पड़ोसियों को किस नजर से देखा करते थे और उनकी सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, कि हर 40 घर को वो अपना पड़ोसी माना करते थे। अब बात आती है कि उसमें कौन कितना ज्यादा जिम्मेदारी का हामिल है। इमाम नववी ने अपनी शरह में एक बात लिखी है कि जो पड़ोसी जितना करीब है उतना उनका हक ज्यादा है। इससे जो सिस्टम बनता है मैं इसको राइट्स हायरार्की कहता हूँ, और इसमें 4 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। टियर 1 में वो पड़ोसी जो आपकी दीवार शेयर करते हैं या आपका फ्लोर शेयर करते हैं, और इनकी जिम्मेदारी मैक्सिमम होती है और इनको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। टियर 2 में एक ही फ्लोर, या आप ये कह लीजिए ऊपर के नीचे के फ्लोर, जिनकी जिम्मेदारी स्ट्रांग होती है और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। टियर 3 ये कि आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो
तो आपके टावर में तमाम रेसिडेंट आपके पड़ोसी हुए और इस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी मॉडरेट हो जाती है। बेहतर है कि आप कर लें। और चौथा टियर एक ही कंपाउंड का है या एक ही एरिया का है जिसमें जनरल कम्युनिटी, और इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत लाइट होती है कि अगर आप कर लें तो ये आपके लिए फर्ज किफाया है। तो ये है नेबर्स डेथ रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल का हायरार्की। राशिद जो 1403 में है, जावेद अंकल को 1404 यानी टियर 1 मैक्सिमम जिम्मेदारी, एकदम नॉन नेगोशिएबल। और ये जिम्मेदारी इतनी बढ़ क्यों जाती है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के हुकूक की इतनी ज्यादा ताकीद करते थे, इतनी ज्यादा ताकीद करते थे कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। तो इससे हमें पता चला कि सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये रिकमेंडेड भी है। इतना रिकमेंडेड कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगने लगा कि कहीं इनको विरासत में हिस्सा न दे दिया जाए। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में ये बताया कि उसका ईमान नहीं है जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं हो। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने पड़ोसी को तकलीफ देना, ईमान पर सवाल उठाना है, तो जब वो इंतकाल हो जाए और आप 3 फीट दूर रहकर इग्नोर कर दें तो क्या ये तकलीफ देना नहीं होगा? तो अजीज साथियों, जब आपके टियर 1 या टियर 2 पड़ोसी का इंतकाल हो जाए तो आप मेरा तैयार करदा ये 3 फेज रिस्पॉन्स सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला फेज है आप फौरन क्या करेंगे, दूसरा फेज है जनाजे में क्या करेंगे और तीसरा फेज है बाद में क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले फेज 1 यानी फौरन रिस्पॉन्स में क्या करेंगे। पहले 3 घंटे सुबह 7 बज रहे हैं, आपको खबर मिली, आपका एग्जैक्ट प्रोटोकॉल ये है। एक्शन 1 की 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप उनके दरवाजे पर जाइए। ये ना सोचिए कि यार बाद में जाऊंगा या जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। आप आधे घंटे के अंदर अंदर उनके दरवाजे पे जाइए। ये समझिए कि उनकी फैमिली शॉक मोड में होती है, सोच नहीं पा रही होती है, उनको जरूरत होती है लोगों की जो उन्हें सपोर्ट कर सकें। और आपको वहाँ पे जाके क्या कहना है, ये है एग्जैक्ट स्क्रिप्ट। अस्सलामु अलैकुम, अभी पता चला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपका पड़ोसी हूँ, समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं यहाँ हूँ, अभी क्या मदद कर सकता हूँ। आपको बस इतना कहना है। ये ना कहिए अगर जरूरत हो तो बता दीजिएगा, कुछ चाहिए तो फोन कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो फोन नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो लोग तकलीफ में हैं। आप इससे आगे बढ़कर ये कह सकते हैं, मैं मस्जिद को फोन करूं जनाजा अरेंज करने के लिए, या हॉस्पिटल से कुछ लाना है, किसी को फोन करना है, या किसी को एयरपोर्ट से पिक करना है, और आज शाम मैं खाना भेज रहा हूँ, 7 बजे का टाइम ठीक रहेगा या 8 बजे तक भेज दूं। याद रखिए कि ये वक्त उनसे इंटरव्यू का नहीं है, ये वक्त उनसे सिर्फ यस और नो क्वेश्चन का है। अब एक्शन 2, आप कम्युनिटी को इन्फॉर्म करिए। 1 घंटे के अंदर अंदर मैसेजेस भेज दीजिए, लोगों को कॉल कर दीजिए, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स है तो उनको बता दीजिए। मैसेज टेम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अफसोस की खबर, हमारे पड़ोसी कल रात हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए। जनाजे की नमाज जल्द से जल्द डिटेल शेयर की जाएंगी, उनको अपनी दुआ में याद रखिए। एक छोटा सा इस तरह का मैसेज आप तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ये सारे टेक्स्ट शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद एक्शन 3, आप काम डेलीगेट्स कीजिए। अगर आप पहले रिस्पॉन्डर हैं तो छोटी सी टीम बनाइए, कोई एक शख्स वहाँ की चीजों को मैनेज कर ले, दूसरा शख्स एयरपोर्ट वगैरह से जाकर रिश्तेदारों को पिक कर ले, या स्टेशन वगैरह से जाकर उनके बच्चे आ रहे हों या उनके अजीज आ रहे हों तो उनको पिक कर ले, तीसरा शख्स खाने का एक पूरा कैलेंडर बना ले कि कौन क्या भेजेगा, कब भेजेगा। इस तरह आप अच्छी तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आता है फेज 2 और ये फेज है जनाजे का। और सबसे पहले ये कि जनाजे की जिम्मेदारी ये ऑप्शनल नहीं है, ये फर्ज किफाया है। और जब आप टियर 1 के पड़ोसी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको ये जरूरी करना है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि आप जनाजे की नमाज अटेंड करें। तो आप जितना हो सके पहली सफ में पहुंचिए और जनाजे की नमाज अदा कीजिए। और जनाजे की नमाज अदा करने के बाद वापस ना आ जाइए, बल्कि जनाजे की नमाज अदा करने के बाद दफन करने के लिए जब ले जाया जा रहा हो तो आप साथ जाइए और वहाँ पे अगर हो सके तो मदद कीजिए, और जब तक तदफीन ना हो जाए वहाँ पे रहिए। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि जो जनाजे में दुआ करके फॉलो करते हैं कब्रिस्तान तक, उनको 1 क़िरात मिलता है, और जो दुआ करते हैं और तदफीन तक रहते हैं उनको 2 क़िरात मिलता है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया, वो है कि पहाड़ के जैसा, यानी जिसकी हाइट तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा है, और आपको वैसे पहाड़ जैसे डबल सवाब मिलना। अब आप सोच लीजिए कि आप क्या गंवाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीज सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उमर है, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने ये कहा कि हमने पता नहीं कितने क़िरात गंवा दिए। अब आता है फेज 3 की बाद में क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी नेक्स्ट 30 डेज प्लान। बरियल हो गया, तदफीन हो गई, सब घर चले गए, अब क्या? अब यहाँ पर
पर 95% लोग गायब हो जाते हैं और यहाँ से आपका असली टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले बात आती है खाने के प्रोटोकॉल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर यह फरमाया कि जाफर की फैमिली के लिए खाना बनाओ, उनके पास कुछ ऐसा आ गया है जो उन्हें मसरूफ कर देगा। इसमें ध्यान दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बनाओ खाना उनके लिए, ये नहीं उनको चाहिए कि गेस्ट के लिए खाना बनाएं। मॉडर्न कल्चर में ये उल्टा कर दिया गया है, फैमिली खाना पकाती है, गेस्ट खाना खाते हैं और ये अच्छी चीज नहीं है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम मैयत के घर जमा होना और मैयत का खाना बनवाना इसको नौहा की तरह समझा करते थे। डे 1 शाम में 7 बजे खाना भेजना है। क्या भेजना है? पका हुआ खाना। कितना भेजना है? जितने लोग हैं उनसे 4-5 ज्यादा, यानी अगर 6 लोगों की फैमिली है तो आप 10 लोगों का खाना भेजिए, क्योंकि उमूमन उस वक्त जो करीब के रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी आए हुए होते हैं, तो कहीं खाना कम ना पड़ जाए। क्या क्या भेजना है? सिंपल खाना भेजना है, दाल चावल, अगर बिरयानी भेजना है बिरयानी भेज दीजिए, लेकिन इसको सिंपल रखिए। किस में भेजना है? ज्यादा अच्छा ये है कि आप डिस्पोजेबल्स इस्तेमाल करें कि उनको वापस करने की टेंशन भी ना हो और धोने और उसको मैनेज करने का भी इतना इशू ना हो। डे 2 से डे 7 तक के लिए आप डेली उनसे ये पूछ लीजिए कि आज खाना भेज दें या नहीं। हो सकता हो उनके कुछ और लोग हों जो खाना भेज रहे हों, और अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है तो आप लोगों ने वैसे ही कैलेंडर बना लिया होगा कि किसकी कब की जिम्मेदारी है। इसके अलावा डे 2 या डे 3 को एक ताज़ियती नशिस्त कर लीजिए। इसमें आप उनके घर जाइए, 15 से 20 मिनट बैठिए और ये कहिए अस्सलाम वालेकुम, आपके गम में हम भी शामिल हैं, मरहूम हमारे पड़ोसी थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और आप सबको सब्र अता करे। और फिर उनको बात करने दीजिए। ऐसी कोई एक पॉजिटिव याद अगर आपके साथ हुई हो तो वो शेयर कीजिए। कोई स्पेसिफिक चीज आप कहना चाह रहे हो, किसी तरह की हेल्प करना चाह रहे हो, जैसे कि आप कहें कि कल मैं लुलु स्टोर जा रहा हूँ, बताइए आपके लिए क्या लेता हूँ। इस ताज़ियती नशिस्त में ऐसा ना कहिए कि कैसे हुआ, कम से कम लंबी जिंदगी मिली थी, और ना ही किसी तरह की प्रॉपर्टी या विरासत वगैरह के बारे में सवाल कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब आगे आता है 30 डे फॉलो अप प्लान। आपने पहले दिन खाना भेज दिया, दूसरे से 7वें दिन तक आपने खाने के बारे में पूछते रहे, एक ताज़ियती नशिस्त कर ली दूसरे या तीसरे दिन, और अब हर तीसरे दिन आप उनसे किसी न किसी तरह का उनकी जरूरत का सवाल कर लीजिए। यानी कि बच्चों की फीस वगैरह तो हो गई है ना, या फिर उनके बैंक की कोई कार्रवाई वगैरह करानी है, या फिर उनके बिजली के बिल वगैरह अदा करने हैं, या इस तरह की दूसरी चीजें। और अगर कोई बेवा या यतीम हो तो फिर आपके लिए सवाब कमाने का गोल्डन चांस है। बच्चे हों तो उनको जुमा की नमाज में अपने साथ ले जाइए, कभी कभी उनको ऐसे ही आइसक्रीम वगैरह खिला दीजिए, ऐसे ही कभी अपने घर पर पार्टी पे बुला लीजिए, सादगी से खाना खाना और टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे सुनिए, उनकी कुछ जरूरियात हों, कोई ऐसी बातें हों तो वो पूरा कर लीजिए, और इसे हम सस्टेन्ड सपोर्ट कहते हैं। ये चीज असली पड़ोसियों को अपार्टमेंट स्ट्रेंजर्स से अलग करती हैं। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ, द रेडीनेस सिस्टम, और वो ये कि अभी आपके पड़ोसी जिंदा हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों को जानिए, आज से शुरू कीजिए। अगली बार जब भी लिफ्ट वगैरह में मुलाकात हो तो अलग सेलेक्ट कीजिए, एक दूसरे को जानिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो है एक्सचेंज कीजिए, ईद या किसी खुशी के मौके पर उनको इनवाइट कीजिए, इस तरह कनेक्शन डेवलप कर लीजिए। इसके अलावा अभी से एक जनाजा प्रायोरिटी डिसीजन ले लीजिए और अपने मोबाइल में ये लिख लीजिए कि अगर मेरे टियर 1 या टियर 2 पड़ोसी का इंतकाल होगा तो मैं जरूर जनाजा अटेंड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका प्री प्लान्ड रिस्पॉन्स भी तैयार कर लीजिए। जैसे हो सकता है कि आपकी कोई मीटिंग हो तो फौरन रिशेड्यूल करने का प्लान कर लीजिए। 2 ओहद के पहाड़ ज्यादा अहम हैं मीटिंग से। अगर ऑब्स्टिकल ये हो कि मैं उनको अच्छे से जानता नहीं था तो याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ अच्छा करने की ताकीद की थी, सिर्फ दोस्त नहीं कहा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ऑकवर्ड लगता है, तो अब आपका रिस्पॉन्स ये है कि अब तो आपके पास स्क्रिप्ट है, उसे याद कर लीजिए, अभी से डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपको सुबह 7 बजे हॉल में खड़े होकर शौक में ना सोचना पड़े। और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि नेबर्स डेथ रिस्पांस प्रोटोकॉल इमरजेंसी चेकलिस्ट, उसको अपने मोबाइल में नोट्स ऐप में सेव कर लीजिए। और वो क्या है, सबसे पहले फौरन क्या करेंगे, 30 मिनट्स में अपार्टमेंट पर जाना है, स्पेसिफिक मदद ऑफर करना है, बिल्डिंग में या मस्जिद को या आसपास के लोगों को मैसेज करना है, जनाजे में जाना है, जनाजे की नमाज कैसे अदा करनी है, पहली सफ का इस्तेमाल करना है, तदफीन तक रुकना है, लॉजिस्टिक्स में मदद करनी है, बाद में पहले दिन खाना भेजना है, खाना कैसा भेजना है, कितने लोगों को भेजना है, दूसरे दिन से 7वें दिन तक क्या क्या करना है, तज़किया नशिस्त में क्या कहना है, 30 दिन तक क्या करना है, और अगर बेवा या यतीम हो तो फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करनी है। मैं ये पूरी चीज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जरूर उसको कॉपी पेस्ट अपने सेलफोन में कर लीजिएगा कि जब आप 7 बजे इसे उठाएंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। अब आइए वापस चलते हैं राशिद के पास। सुबह 7 बजे अपार्टमेंट 1403, उनके पड़ोसी का भी इंतकाल हुआ है और
ان کی وائف کہہ رہے ہیں کہ آفس چلے جائیے جلدی سے تیار ہو کے. اگر راشد یہ نیبرز ڈیتھ ریسپانس پروٹوکال جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ٹیئر 1 پڑوسی ہے تو میکسیمم ذمہ داری ان کی ہے. جنازے میں 2 بہت کے برابر ثواب. ایگزیکٹ چیک لسٹ کیا کرنا ہے وہ فریز نہیں ہوں گے, وہ فوراً ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی سچویشن صرف ایک طرح سے الگ ہے. آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ کے پڑوسی کا ابھی انتقال نہیں ہوا تو آپ ابھی پریپیئر کر سکتے ہیں. اگلے 24 گھنٹے میں 3 کام کر لیجئے. چیک لسٹ سیو کر لیجئے, اپنے ٹیئر 1 پڑوسیوں سے ملیے, جنازہ کی کمٹمنٹ کر لیجئے. اور آخر میں آپ کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد دلا دوں کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی بار عرض کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگنے لگا تھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. تو عزیز ساتھیوں, یہ تھا نیبرز ڈیتھ ریسپانس پروٹوکال. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اس کے علاوہ میں نے حضرت عمر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ان کے آخری لمحات کیسے تھے. آپ اس کو ضرور چیک کیجیے گا, اور میری اصلاح کی کوئی بات ہوگی تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.